आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध में अंतर, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि आयनिक और सहसंयोजी बंध में अंतर बताइए। तो ये जो बंध होते हैं तो ये धातु और अधातुओं से ही मिलकर बने होते हैं, क्योंकि जो जितने भी धातु व अधातु हैं उनके इलेक्ट्रॉन में कहीं भी अगर जो उनकी इलेक्ट्रॉन यानी उनकी वैलेंसी शांत नहीं है, शांत का मतलब वो होता है यानी ये अक्रिय गैस की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं या नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ये होता है उनकी शांति का ह्रास। तो इनमें अंतर पूछ लिया जाता है, सहसंयोजी बंध में और आयनिक बंध में अंतर। तो जल्द से जल्द अपनी कॉपी कलम उठा लिया आप लोग। आप कभी भी क्लास को अटेंड करें तो कॉपी और कलम को साथ में रखें, ताकि मैं जो बताऊं वहां पर आप लोग साथ में लिखते भी रहें। तो कॉपी कलम उठा लिया, उस कॉपी कलम में एक बीचों बीच में एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद में ये ऊपर से एक ड्रॉ कर दीजिए और फिर यहां पर लिख लीजिए आयनिक बंध। आयनिक बॉन्ड, और यहां पर सहसंयोजी बंध। तो अब इनमें अंतर देख लीजिए। पहली बात, जो आयनिक बंध होता है, पहला डिफरेंस, आयनिक बंध जो होता है तो वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या लिखेंगे, इनमें जो होता है तो ये बंध आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम मान लें कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो इनमें जो बनेगा बंध वो होगा आयनिक बंध। बट क्यों है ये आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध क्यों नहीं हो सकता ये? तो इसलिए होता है क्योंकि यहां पर कैल्शियम 20वें नंबर पर है, 20 नंबर पर, और इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं किसी के साथ जुड़ने की, और क्लोरीन है 17 नंबर पर, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा, इन दोनों को अपने अपने इलेक्ट्रॉन देने होंगे। क्लोरीन को 1 चाहिए, 1 इसके पास कम है, इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 है, तो इसका अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इससे मिल गया। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। लेकिन कैल्शियम की एक इलेक्ट्रॉन अभी घूम रहा है, तो ये यहां पर ये क्लोरीन है और यहां पर फिर एक क्लोरीन, ये भी हो गई इसकी शांत। ये कैल्शियम के साथ में कितने क्लोरीन, 2। तो ये हो गया पहला CaCl2। ये तो फिलहाल है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चरल फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और यह है सिंपल फार्मूला। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, सहसंयोजी बंध में इनमें इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से स्थानांतरण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम मान लें मीथेन गैस को यानी बायोगैस को, जिसे हम मार्स गैस भी कहते हैं, बायोगैस, मार्स गैस यानी मार्स गैस, जैव गैस जिसे कहा जाता है जैव गैस प्लांट भी, तो यह होता है मीथेन।
प्राकृतिक गैस है, नेचुरल बायोगैस, प्राकृतिक जैव गैस। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा, इनमें ये एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं। कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। कार्बन 6 नंबर पर है, हाइड्रोजन 1 नंबर पर है। तो कार्बन के साथ में जुड़ने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 4 हाइड्रोजन की, क्योंकि यहां पर इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तब ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अपने 4 में से 1 तो देगा नहीं इसको 2 पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा? अपने ही जैसे 4 लोग को और बुला लेगा। ये हो गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे, ये इससे और ये इससे। ये हो गया CH4 मीथेन। ये पहला अंतर। अब यहां पर दूसरा अंतर। दूसरा अंतर यह होता है कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। अब ये मजबूत क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है पूरी तरह से। एक जो तत्व है, एलिमेंट है, एक एलिमेंट देगा और दूसरा एलिमेंट लेगा। तो इनमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो इसलिए जब इन्हें हम तोड़ते हैं यानी अलग किया जाता है, तब ये बहुत ही इसमें ज्यादा एनर्जी लगती है इनको अलग करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही मजबूत होते हैं। इसलिए इसमें ये बहुत ही मजबूत होते हैं। ये बहुत ही मजबूत होते हैं। लेकिन अब यहां पर वही सहसंयोजी बंध में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से आदान प्रदान नहीं करते हैं। ये जरूरत पड़ने पर यहां पर ये अपने इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कार्बन को ही मान लें, कार्बन के साथ में जिसे रहना है उसको उसके ही बराबर इलेक्ट्रॉन चाहिए, वरना वो नहीं रखेगा। तो अब हाइड्रोजन को अगर जो हम बात करें कि हाइड्रोजन अगर जो अपने निष्क्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना चाहे, तो इसका सबसे लगीची यानी सबसे पास वाला निष्क्रिय गैस कौन है? हीलियम दूसरे नंबर पर, और इसका पहला कोष भरा है 1s2 यानी K वाला कोष फुल है, तो ये भरा है। तो अब मान लिया हाइड्रोजन को ये बन गया, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 2 और इस हाइड्रोजन का 2 और इस हाइड्रोजन का 2। हाइड्रोजन की तो बैलेंसी शांत हो गई। अब समझ लो हाइड्रोजन ने दिखा दिया कि हमारी बैलेंसी शांत है, मैं किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहता। लेकिन अब कार्बन भी दिखाना चाहे तो वो इन सब क्यों ले सकता है, इन सब की एक एक ले सकता है। अब इनको कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 8। L वाला कोश इसका पूरा हो गया और K वाला कोश H का पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। तो ये बहुत ही कमजोर होते हैं। इन्हें अगर जो हम अलग करना चाहें तो इन्हें हम थोड़ी सी एनर्जी देकर इन्हें अलग कर देते हैं, क्योंकि ये साझा कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन का, और साझा का काम बाझा तो होता ही है, साझा का काम बाझा होता है। तो इसलिए ये कम मजबूत होते हैं। अब यहां पर तीसरी बात निकल कर आती है कि ये जो आयनिक बॉन्ड है यानी
आयनिक बंध है तो वह धातु और अधातु के बीच में लगता है। धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर हम कैल्शियम को ही देख लेते हैं। यहां पर कैल्शियम क्या है, कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स, पूरे इलेक्ट्रॉन। बाह्य कोश की नहीं बात कर रहा हूं अभी मैं। कुछ बच्चे बाह्य कोश के बारे में सोच रहे होंगे कि अभी तो बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूजन से ना पढ़ें, कंफ्यूज होकर ना पढ़ें, पूरी तरह से पढ़ें। आप जहां भी कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। जितना भी पढ़ाएं उतना एकदम बिल्कुल दिमाग में ठोक लें कि दोबारा वो दिमाग से बाहर ना निकल जाए। एक बार उसको ठोक कर पढ़ें, कंफ्यूज होकर ना पढ़ें। तो अभी मैंने कितना बताया था? 2 इलेक्ट्रॉन, और अब फिर मैं बता रहा हूं 20 इलेक्ट्रॉन्स। 20 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कैल्शियम है वो 20वें नंबर पर है, और जो जितने नंबर पर होता है, जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उसमें उतना नहीं होता है। न्यूट्रॉन उससे ज्यादा भी हो जाता है और कम भी हो सकता है, और लगभग ज्यादा ही होता है उसमें न्यूट्रॉन। तो अब ये इसके पास पहला कोश के वाला भर गया, ये वाला भर गया, 8 2 10 हो गए। और इसमें हम क्या क्या लिखते हैं? यम में 18 आते हैं। तो अब अगर जो हम इनमें हम डबल डबल बात करें इस तरह से 1s2 2s2, मैंने ये बताया था आपको, पहला वाला भर गया, दूसरा वाला भर गया, 2p6 3s2। तो अब 2 4 6 4 10 2 12 12 हो गए। थ्री p6, और अब यहां पर ये कितने हो गए? 2 4 6 4 10 और 10 8 18। और 18वें नंबर पर कौन है? आर्गन, जो एक निष्क्रिय है, क्योंकि उसका सारा का सारा 2 2 8 8 पूरा है। उसके बाह्य कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां पर कैल्शियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। अपने अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी एलिमेंट इसको 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसलिए ये बन गया धातु मेटल। लेकिन वहीं अगर जो हम बात करें क्लोरीन की, 17वें नंबर पर है, यानी आर्गन से 1 नंबर नीचे है। तो उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो उसे पूरे कितने करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अपने वो 8 पूरे करने के लिए अपना 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं किसी को, कि दे देगा? देगा या ना देगा? या जल्द से जल्द कमेंट करो कि देगा या लेगा। जिन्हें मालूम है फट दे कमेंट करो। कर दिया कमेंट, और चैनल की वो भी सब्सक्राइब कर देना। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 की कमी है। तो वो क्यों अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई? यही तो मैं आपको हर बार बता रहा हूं। तो वो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, लेकिन कैल्शियम के पास ठहरा 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। क्योंकि अगर जो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वो किसके पास दौड़ेगा? क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कामचोर हैं, कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें बैठे बैठे अपने एक निष्क्रिय गैस के स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हो गया इनका, तो इसने इसको दे दिया। तो यहां पर क्या मिले?
धातु एंड अधातु, धातु में यहां पर हो गया कैल्शियम और अधातु में हो गया क्लोरीन। तो ये भैया मिलकर क्या बना दिए, आयनिक बॉन्ड। ये बन गया आयनिक बॉन्ड। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर थर्ड नंबर, क्योंकि जो कोवैलेंट बॉन्ड है तो ये धातु अधातु और अधातु के बीच में बनता है, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। अधातु और अधातु। अब फॉर एग्जांपल अगर जो हम कार्बन और हाइड्रोजन को भी ले लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो अधातु कौन है, दोनों अधातु और अधातु दोनों हैं। तो अब यहां पर बात करते हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक नंबर पर है, तो इसको कितने पूरे करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका सबसे पास वाला निष्क्रिय गैस कौन है, हीलियम। दूसरे नंबर पर है और इसका के वाला कोष शांत है, और जब ये के वाला कोष शांत है तो इसके पास जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसका आगे क्या होगा, इसका पहला ऑर्बिट भरा है। अब यहां पर बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की तो जो हाइड्रोजन है तो उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो ले भी सकता है और दे भी सकता है। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो ना तो लेते हैं और ना ही देते हैं। कहते हैं कि भैया आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन तुम ले आओ और हमारे साथ जुड़ जाओ, हम तुम साथ रहेंगे। ना तुम दूर हो सकते ना हम दूर हो सकते, ओ साथिया तुम मेरे साथिया, तो ये हो जाएंगे साथिया। तो ये बन गए कार्बन। तो अब कार्बन के भी मान लेते हैं टेट्रा वैलेंसी है, क्या कहते हैं इन्हें हम, टेट्रा। मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि ये है तो मोनो, ये आपको मैं कार्बन एंड उसके कंपाउंड में पढ़ाऊंगा। जब वहां पर मैं आपको IUPAC नेमिंग बताऊंगा तब आपको इसे पता चलेगा, मोनोडाइट्राइट टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोग्रो नैनोडेका, ये होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब एक ही तत्व की यानी कोई भी चीज है उसकी जब एक बार से ज्यादा आवृत्ति होती है, मतलब पुनः फिर वो आता है दोबारा। अब यहां पर हम मान लेते हैं सिंपल ये 2 बार ये, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड है तो इसमें नहीं लगेगा, ये सहसंयोजी बंध यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले में लगेगा। तो इसे हम अगर जो उसकी भाषा में देखें तो ये हो जाएगा कैल्शियम ट्राइक्लोराइड, सॉरी कैल्शियम डाइक्लोराइड, क्योंकि 2 है ना, तो ये हो गया डाइक्लोराइड। अब यहां पर अगर जो हम इसकी बात करें तो इसे हम सिंपल नाम है मीथेन, ये हो गया इसका IUPAC नेमिंग, मीथेन। मेथेन लिखा जाता है, मेथेन। तो ये बहुत ही, ये अधातु और अधातु के बीच में लगता है। अब यहां पर कुछ हाइड्रोजन ग्रुप्स के साथ में अगर जो हम यहां पर अधातु और अधातु के कुछ यौगिक यानी कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो यहां पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। HCl, H2SO4, HNO3, तो ये तो फिलहाल एसिड है। लेकिन और भी बहुत सारी, अगर जो हम बात करें एल्कोहल की, ये होता है एल्कोहल C2H5OH,
एथेनॉल कहा जाता है इसको, या फिर एथिल एल्कोहल, या फिर सिंपल एल्कोहल। तो ये होता है, बच्चे नोट कर ले। नोट कर ले, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अब यहां पर बात आती है धातु और अधातु में भी अंतर पूछ लिया जाता है। धातु और अधातु में अब बच्चे फिर दूसरी लाइन इसी तरह खींच ले जिस तरह ये वाली खींचा है। और ये एक तरफ डाल दे धातु और एक तरफ डाल दे अधातु, इस तरह अधातु। अब यहां पर धातु और अधातु के बारे में तो आपको पहले बहुत ही पहले बता दिया था। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं पहले बात धातु की, कि सभी धातुएं यहां पर क्या होती हैं कि वो विद्युत की चालकता होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होता है सभी में। और दूसरा पॉइंट, पहले यहां पर हम फिर अधातु में बात कर लेते हैं। अधातुओं में जितने भी अधातु हैं उनमें इलेक्ट्रिक नहीं फ्लो होता है, लेकिन यहां पर आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। अपवाद में लिख लीजिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है, लेकिन है वो अधातु। अब दूसरी बात कि जितने भी धातु हैं वो चमकदार होते हैं, बहुत ही ज्यादा चमकदार होते हैं। इसमें आप किसी भी का ले सकते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम। और यहां पर दूसरा नंबर कि जितने भी अधातुएं हैं वो चमकदार नहीं होती हैं। वो तो या तो ठोस अवस्था या तो फिर वो ज्यादातर अधातुएं होती हैं वो गैसीय अवस्था में होती हैं। लेकिन कुछ यहां पर आपको एक अपवाद भी मिल जाएगा। अभी मैं यहां पर चमकदार की बात कर रहा हूं, तो ये चमकदार नहीं हो रही हैं, और यहां पर आपको एक अपवाद मिलेगा। अपवाद में आयोडीन, आयोडीन को आप लिख लीजिए। आयोडीन तो ये होता है आयोडीन, है ये एक धातु, लेकिन है ये बहुत ही चमकदार। ठीक, जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, और जो नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आयोडीन। अब यहां पर तीसरे नंबर कि जितनी भी धातुएं होती हैं उन धातुएं बहुत ही ज्यादा ठोस होती हैं, बहुत ही आघातवर्धता होती हैं, जितने भी धातु हैं। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। अब यहां पर एक अपवाद भी है तीसरे नंबर पर, क्यों मजबूत नहीं होती, अधातुएं मजबूत नहीं होती। अपवाद में आप लिख लीजिए हीरा, डायमंड। डायमंड जो कि अब तक के ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। अब यहां पर बात आती है कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, और यहां पर जितने भी धातु हैं उन्हें हम चाकू से नहीं काट सकते। लेकिन अब यहां पर आपको एक अपवाद मिलेगा। अपवाद में सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम, पोटेशियम, जिन्हें हम
हाथों से काट सकते हैं, हाथों से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। अब यहां पर, लेकिन अब यहां पर जितने भी अधातुएं होती हैं वो सामान्य ताप पर गैस अवस्था में होती हैं। लेकिन ब्रोमीन अपवाद में है। ब्रोमीन, ब्रोमीन है जो साधारण ताप पर एक जलीय अवस्था में होता है, घुलित अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इतना समझ में आ गया ना। जिन बच्चों को ना समझ में आया हो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।